बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शंकर सर की क्लास में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ साझेदारी फर्मों के लेखांकन में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर चैप्टर नहीं क्वेश्चन नंबर 8। इस चैप्टर में वसूली खाते, रोकड़ खाते, पूंजी खाते और जनरल एंट्री होती है। यहाँ पर हमें ऐसे दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जिसमें सारी संपत्ति वसूली से प्राप्त हो जाती है। दूसरा, संपत्ति नहीं बिकती तो साझेदार अपने खुद में आहरण कर लेते हैं, उनको खरीद लेते हैं। तो इसके शुरुआत के 3-4 अगर आपने प्रश्न बना लिया तो आपने टॉपिक 1 कवर कर लिया। अभी हमें क्या सीखना है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट है, 8 नहीं 9 से। तो सभी अपने बुक में पृष्ठ नंबर 797 निकालिए और क्वेश्चन नंबर 97-99 और क्वेश्चन नंबर 9 से भी आगे कंटिन्यू कीजिए। इसमें बोला है एक्स और वाई साझेदार हैं जो 2 और 1 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं और इनके पास संपत्ति के रूप में रोकड़ है 2175 का, 6504 रुपए का देनदार है, स्कंद है 12000 का, 87 और फर्नीचर है 225 के और संपत्ति है फ्री होल्डर 4200 का। हम सबसे पहले वसूली खाता बनाते हैं जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों एक ही कॉलम बनाएंगे जो मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। तो अपना अपना पेन कॉपी निकाल के बैठो और बनाना शुरू करो। विवरण को ही हम पर्टिकुलर कहते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। और सबसे पहला पॉइंट है, देखो वसूली खाते के विकलन पक्ष में हम सभी संपत्ति को लिखते हैं एसेट को, पर किन को छोड़ करके, रोकड़ या बैंक को, इनको नहीं लिखते, कैश एंड बैंक। ठीक है, तो आपके पास डेबिटर्स कितने के हैं, 6504। तो सबसे पहले आप देनदार लिखेंगे, इसी देनदार को आप इंग्लिश में डेबिटर्स कहते हैं, जो कि है 6504 रुपए का। हम डायरेक्ट अमाउंट में लिख सकते हैं, जोड़ करके भी लिख सकते हैं अलग अलग। तो चलो मैं सीधा अमाउंट में लिख देता हूँ ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो उसका अमाउंट है 6504। इसके बाद अगला है स्कंद मतलब स्टॉक 12087 का। तो आपको लिख लेना है स्कंद, इंग्लिश मीडियम के बच्चों का ये होगा स्टॉक, कितने का है, 12087 का। ठीक, इसके बाद है आपका फर्नीचर 225 का। फर्नीचर को नॉर्मली आप फर्नीचर ही कहेंगे, 225। तो चौथा है वो आपका है फ्री होल्ड संपत्ति। ठीक है, फ्री होल्ड एसेट, ये है आपका 4200 रुपये का। इस तरह से हमें सारी संपत्ति को उठा करके विकलन में लिखना होता है, जो कि हमने लिख लिया रोकड़ बैंक को छोड़ के। अब हमें यह देखना है कि किन किन दायित्वों का भुगतान किया जा रहा है, नगद रूप में या बैंक से या रोकड़ से। तो संयोजन को पढ़ना होता है। आपके पास एक ही दायित्व है लेनदार 8250 का। इसमें से लिखा होगा नीचे कि देखो शुरू से लिखा है कि देनदार पुस्त मूल्य पर प्राप्त हो गए, मतलब जितने के देनदार थे उन्होंने उतना पैसा दे दिया। इसका उनका एक भाग 13,000 में बिक गया और शेष एक्स ने 2291 में ले लिया। तो जो स्कंद है पूरे 12,000 का, उसका एक भाग 13 में बिका और जो दूसरा भाग बचा था उसको 2291 में एक जने एक्स ने ले लिया। फिर बोला है एक्स ने फर्नीचर भी 200 रुपये में ले लिया तथा फ्री होल्ड संपत्ति 4075 रुपये में बेच दी गई, जबकि समापन में 345 के हुए। समापन के परिणाम बताने तथा फर्म की पुस्तकें बंद करने के लिए आवश्यक खाते बनाइए। अब इस पूरे संयोजन में एक पॉइंट को छोड़ दिया, वो है कि लेनदार को कितना दिए। जब ये सब आपको ना मिले तो आप ये समझ जाओ जितने के लेनदार थे उनको पूरा पैसा दे दिया गया। तो लास्ट में आपको रोकड़ से या बैंक से लिख देना है, तो आप इसको लिख लेंगे रोकड़ से या फिर बैंक खाते से। ठीक है, टू कैश एंड बैंक करके आपको लिख लेना है। पूरा पैसा जो उसका होगा 8250 रुपये। वैसे ये स्पष्ट रूप से दिया जाता है, पर किसी क्वेश्चन में ना दिया जाए तो जो ऊपर में दिखे चिट्ठे में दायित्व पक्ष में उसको उठा के यहाँ डेबिट साइड लिख देना। समापन में आपको लिखना होता है जो कि 345 का है, तो उसको आप लिख लेंगे, वो भी रोकड़ खाते से लिखा जाएगा, रोकड़ खाते से फिर बैंक खाते से।
समापन व्यय कितने का है 345। ठीक, ये कंपलसरी होती है। पहले उन संपत्तियों को लिख लेना जो आपके पास पहले से उपलब्ध है, फिर नीचे लेनदारों या दायित्वों का कितना भुगतान हुआ और खर्चों ग्रुप में समापन व्यय कितना हुए, ये लिख लिए। अब हम इसके क्रेडिट साइड में आएंगे। तो क्रेडिट साइड में आपको इसके दायित्वों को लिखना होता है। तो एक ही दायित्व है आपका 8250 का लेनदार, तो आप उसे लेनदार बोलेंगे, जिसको आप क्रेडिटर भी बोलते हैं। 8250 रुपए का, ये आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद हम देखेंगे हमें समस्त संपत्ति से कितना प्राप्त हो रहा है। दायित्व ग्रुप में एक एक चीज हमने लिख लिया। अब हमारे प्रश्न में लिखा है कि देनदार पुस्त मूल्य पर प्राप्त हो गए तथा फ्री होल्ड संपत्ति को बेच दी गया 4075 रुपए में। देखो बाकी की संपत्ति को इन्होंने ले लिया है। अच्छा, स्कंद 1/13,000 में बिका था और उस बचे हुए को उसने ले लिया था एक्स ने। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं तीन चीजों से हमें रोकड़ प्राप्त हुआ। तो हम रोकड़ या बैंक बोलेंगे, रोकड़ या बैंक खाते को, और बताएंगे किन चीजों से पैसा मिला। एक तो आपको स्टॉक से मिल रहा है, तो आप एस लिख लेंगे यहाँ पर। दूसरा फ्री होल्ड संपत्ति है ना, फ्री होल्ड, इसको मैं एफ ए लिख लेता हूँ, फ्री होल्ड संपत्ति। और किससे मिल रहा है? हाँ, देनदार, देनदार डेबिटर्स। स्कंद तो हो गया हमारा। चलो देखो, तो स्कंद जो है उससे 13,000 मिल रहा है, क्योंकि बाकी का जो पैसा है उसको, जो बचत था उसको बेच के उसने ले लिया इसने। और पुस्तक मूल्य पर देनदार प्राप्त हुए, तो पुस्तक मूल्य में देनदार कितने के 6504। तो समझ लीजिए डेबिटर से आपको पूरा 6504 मिल गया। और आपके फ्री होल्ड संपत्ति कितने बिक गई? 4075 रुपए में बिक गई। यहाँ पर आप लिख लेंगे 4075। तो इस तरह से तीनों को जोड़ करके हमें रोकड़ या बैंक खाते को बोल करके लिख लेना है। अब मैं जोड़ के देखता हूँ कि ये वो कितना है। तो ये आपका 6 4 10, 10 और 13 23, 23,579, क्या बोलते हैं उसको, 89। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं 6 4 10 और 13 23,589। ठीक, अब हम जोड़ घटाव करेंगे, हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आंसर तो दिया हुआ है। तो इसके लिए हमारा कैलकुलेटर का प्रयोग करना शुरू करते हैं। ये हमारा हो रहा है 23 और 8 31,000। चलो भैया 8,250 प्लस 23,500 भैया 79। तो ये हमारा हो रहा है 31,839। सही है। अब इनको लाइन से घटाते हैं। पहले घटाते हैं 6,504, फिर घटाते हैं 12,087, फिर घटाते हैं 225, फिर घटाते हैं 4,200, फिर घटाते हैं 8,250, फिर घटाते हैं 345। अंत में हमारे पास बचा कागजी ठुल्लू 218 रुपए। इतना लाभ हानि कौन बांटता है? ओहो, अरे हाँ, कुछ चीजें और है भाई, कुछ चीजें और है। यहाँ पर हमें लिखना है कि एक्स ने क्या क्या ले लिया। आपका एक साथ होता है ना एक जगह, तो वहां से आएगा। अच्छा, ऐसा होता है ना। ठीक, तो देखो अगर किसी साझेदार ने किसी संपत्ति को लिया है तो उसके नाम से उनको लिख के बताना होता है। तो एक्स के पूंजी खाता को बोलकर बताएंगे कि उसने स्टॉक लिया था 2,291 रुपए का, और उसने फर्नीचर को लिया था 200 रुपए में। तो इन्हें दोनों को जोड़ करके ये हो रहा है 2,491। इसके बाद इन सब को जोड़ेंगे तो ये हो रहा है 34,320। इसमें से लाइन से आप इनको एक एक करके घटा करके देखिए, आपको फाइनली मिल जाएगा 2,709, जो कि आपके बुक का आंसर है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, आपको बुक में भी मिल जाएगा।
कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास बुक नहीं है, इसलिए मैं आंसर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन भी पूरा देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का, और ये आपका आंसर नीचे में दिया हुआ होता है। ये प्रॉफिट और रियलाइजेशन 2709। ठीक, तो चलो हम अपने लाभ हानि को निकाल के बांट लेते हैं। कमी इस तरफ है तो हम इधर लिखेंगे वसूली से लाभ हानि को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित या ट्रांसफर करने पर। ठीक है, और इंग्लिश में आप लिख सकते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, इतना लिख सकते हैं। और इनका नाम क्या है वो देख लेता हूँ। नाम x और y है, तो हम 2 और 1 के अनुपात में उनको बांटेंगे। तो इस अमाउंट से हमें क्लोज कर लेना है पहले, तो ध्यान देना। लाइन खींच के हम लिखेंगे 34,320, 34,320, और हमें बांटना किसको है 2,709, 2,709। जब इनको हम बांटेंगे 2/3 और 1/3 के अनुपात में, तो देखना क्या निकलता है। इसके लिए हम फिर से अपना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे या 3 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो 3 से काटूंगा, ध्यान देना। 3 एकम 3, 3 या 27, 3 शून्य 0, 3 3 9। तो दूसरे व्यक्ति को मिलेगा 903 रुपए। अब उतना ही इसका भी निकलेगा, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, तो 900 का दूना 1800, 3 का दूना 6, तो उसको मिलेगा इतना। अब आप दोनों को जोड़ करके देखिए कि अमाउंट आपका टोटल 2709 हो रहा है कि नहीं। तो हाँ, ये पूरा 2709 हो रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से इनको हम लाभ हानि बांटेंगे। x को मिलेगा 1806 और y को मिलेगा 903, और कुल पैसा आपको कितना लिख लेना है यहाँ पर 2709। तो ये आपको कंप्लीट हो गया वसूली खाता, जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं, जिसका रूल शुरू से फिर से सुन लो। आपके पास प्रश्न में जो भी संपत्ति होगी उसको उठा के डेबिट साइड मतलब विकलन में लिख लेना, सारी संपत्ति। इसके बाद जिन दायित्वों का भुगतान होता है, समापन व्यय पे खर्च होते हैं, उन खर्चों या दायित्वों के भुगतान को रोकड़ से बैंक से लिख लेना। अब आप समाकलन वर्ग में जाते हैं तो आपको पूरे दायित्वों को लिखना होता है, लेनदार, ऋण या देवी पत्र दायित्व होते हैं, उनको आपको लिख लेना है। इसके बाद नीचे संवेदन को पढ़ना है कि किसी संपत्ति को बेचने से कितना मिला। तो जो जो संपत्ति से पैसा मिल रहा है उनको रोकड़ खाते को खोल के लिखेंगे। जिनसे पैसा नहीं मिलता, किसी व्यक्ति ने उसको ले लिया साझेदारों में से, तो उनको उनके नाम से लिख देना कि एक्स ने इसका लिया कि फर्नीचर लिया, कितना पैसा मिला। ठीक, बाय बाय। बाय बाय नहीं मतलब इसका बाय बाय। अब हम बनाते हैं हमारा पूंजी खाता। जैसे ही आपका वसूली खाता कंप्लीट हो, आपको बना लेना है पूंजी खाता, और इस पूरे अमाउंट का 2 चीज अभी आपको काम आएगा। एक आपका ये लाभ हानि, दूसरा रोकड़ से आपको कुल कितना मिला 23,589। इस अमाउंट को मैं ऊपर में लिख लेता हूँ क्योंकि रोकड़ खाता जब बनाओगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, है ना। ये हमारे अभी काम का नहीं है, पर ये काम का है 23,579, और ये तो हमें याद रखना है 1806 और 903 को मिला। चलो अब बना लो पूंजी खाता। तो पूंजी खाता जब आप बनाओगे आपको पूरा एक पेज का इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि पूरे इस कोने से उस कोने तक हमें खींचना पड़ेगा। 2 व्यक्ति हैं तो दोनों का नाम से हमारा कॉलम बनता है। ठीक है, तो सभी ध्यान देना। इसे हम कहेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर हम कहेंगे साझेदारों का पूंजी खाता। ठीक, एक कॉलम रहेगा ए का, एक कॉलम रहेगा बी का। बहुत बड़ा नहीं बनाना है क्योंकि बहुत कुछ है भी नहीं लिखने के लायक। एक्स का बस 2-3 चीजें होगी जिसको हम लिख के इसको खत्म करेंगे, और कुछ वाई का होगा। वाई का मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है लाभ हानि को छोड़ के। तो देखो सबसे पहले हम पूंजी खाते में के पूंजी को लिखते हैं, पूंजी। तो अब मैं हिंदी में लिख लेता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो विवरण पहले पर्टिकुलर था वही विवरण है। यहाँ x का नाम रहेगा, यहाँ y का नाम रहेगा। ठीक है, फिर से विवरण, x का कॉलम है, y का कॉलम। ठीक, चलो अब देखते जाओ, बताते जाना जिनके पास बुक है। हमारे पास संपत्ति पूंजी के रूप में x के पास है 10,000,
620 और y के पास है 6321। वैसे अंदर में देखिए जोड़ के उधर लिखना था, पर ये अलग ही डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। इसको हम समाकलन साइड लिखते हैं, शेष लाया गया और x के सामने x की पूंजी, y के नीचे y की पूंजी। तो x की पूंजी कितना 10,620, यहाँ लिख देते हैं 10,620। y की पूंजी कितना है 6,321, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6,321। जब हमने ये दोनों काम हमारा कंप्लीट कर लिया तो आगे हमें देख लेना है कि इनको प्रॉफिट के रूप में क्या क्या मिला, या इन्होंने क्या क्या चीज पहले से ले लिया। जो इन्होंने ले लिया वो विकलन में दिखाना होता है, जो इनको मिलना है वो समाकलन में दिखाना होता है। तो देखो इनको लाभ हानि के रूप में वसूली खाते से मिलना है पैसा, तो लिख लेते हैं वसूली से लाभ। अच्छा, और क्या क्या चीजें बढ़ती हैं, तो इसमें बढ़ जाता है इनका ख्याति या फिर इनका संचय। अब संचय प्रश्न में होगा तो बांटेंगे, संचय तो है ही नहीं, तो बस ये शेष लाया गया और वसूली से लाभ। एक को हुआ था 1806 का, एक को हुआ था 903 का। ये दो चीजें हमें लिख लेना है, जो कि हमने लिख लिया। अब x ने कुछ कुछ चीजें ली हैं, उनको लिखेंगे। तो x ने सबसे पहले तो 2,291 रुपए का स्टॉक लिया है, तो आप वसूली से बोल के लिख सकते हैं, वसूली खाता से। एक ने लिया स्टॉक और उसने एक और लिया, क्या लिया है फर्नीचर। तो दोनों को मैं जोड़ के लिख देता हूँ, अलग अलग आप लिख सकते हो लेकिन जोड़ के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 2,491। ये पेपर में आपको थोड़ा बड़ा बनाना होगा, तो आप पहले लिख लेना 2,291, फिर लिख लेना 200 फर्नीचर का, हो गया बस उतना ही। अब हम दोनों पक्षों को आपस में एक दूसरे से घटाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है जिनको लिखा जाए। ठीक, तो ये सारे अमाउंट आपको क्लियरली दिख रहे हैं। अब हम इनका जोड़ घटाव करते हैं। तो सबसे पहले मैं x का करूंगा और उत्तर की जांच करूंगा। 10 और 1 11, 200 मिला 12,426, ये हो रहा है 12,426। फिर से जोड़ लीजिए, 10 से 11, 200 मिला 12,426। इसमें से हम घटाते हैं 2,491। 6 में गया 5, 12 में 9 जाएगा 3, 3 में ये नहीं कटेगा तो 13 में 4 गया 7, नहीं 9, और 11 में 2 गया 9, 9 तो 11। ठीक, तो हमारे पास आया 9,935। अब मैं चेक करता हूँ ये है कि नहीं हमारे आंसर ग्रुप में, वैसे देना चाहिए, दिया है। गुड गुड गुड, आंसर आ रहा है हमारा। अब हम इधर लिख लेंगे शेष ले लेंगे। ना ना ना, इसमें जो शेष निकलता है उसको हम रोकड़ या बैंक से लिखते हैं, क्योंकि उतना पैसा भी बैंक से दिया जाता है इस चैप्टर में। तो याद रखना है, बैंक से लिख लो या फिर रोकड़ से लिख लो। अकाउंट में मजा तभी आता है जब आंसर आ जाता है। तो हमारे पास 9,935 रुपए हैं, हम लिख लेते हैं 9,935 x के पास। अब y का भी देख लेते हैं, इसमें कुछ घटाना है क्या, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो है उसको जोड़ के उधर और इधर दोनों साइड लिखना है। तो ये आपका हो रहा है 100 देने से 1,000, तो ये 7,224। अब देखते हैं इधर है कि नहीं। 7,224 है, लाजवाब। हमारा आंसर दोनों तरफ आ गया, 7,224 इसका, और इसका कितना होगा तो मैं 12,426। यही चीजें मैं इधर भी लिख लेता हूँ और ऐसे क्लोज कर देता हूँ उसको और खेल करता हूँ ऐसा। आ जाओ, ये हो गया 12,426 होगा 7,224। शेष लगे इसका यहाँ भी लिख लेते हैं, मतलब बैंक और ऊपर बैंक से बोल करके इतना पैसा। ठीक, अब हमें फाइनल चीज बनाना है, वो है रोकड़ खाता। आवश्यक खाते बनाने को बोले तो पहले वसूली बनाएंगे, फिर पूंजी बनाएंगे, फिर रोकड़ खाता बनाएंगे। पंजी पृष्ठ बोले तो करो, नहीं तो छोड़ो। तो ये हम बना रहे हैं रोकड़ या बैंक खाता। मैं दोनों लिख देता हूँ क्योंकि कंफर्मेशन नहीं क्या बनेगा। कंफर्म कैसे करना है, जब प्रश्न स्पष्ट बोले रोकड़ खाता भी बनाइए तो रोकड़ रोकड़ लिखना, जब बैंक खाता बनाइए बोले तो बैंक बैंक लिखना, जब कुछ ना बोले तो दोनों लिख देना। उसको जैसे चेक करना होगा वो राइट करके चेक कर सकता है। आगे इनका कॉलम बहुत ही छोटा रहेगा, एक विवरण का रहता है और एक राशि का रहता है। वैसे आज राशि आई नहीं है,
फिर भी हम राशि का कॉलम बना देते हैं। राशि नाम की लड़की हमारे घर पढ़ने आती है, झाड़ू लगाती है। ये बात हो गया। हाँ, तो जैसे हर खाते का आपने रूल समझा कि कैसे क्या क्या लिखते हैं। एक बार पूंजी खाते फिर समझ लो, फिर इसमें आते हैं। पूंजी खाते में सबसे पहले समापन पक्ष में आपको शेष लाया गया उनकी पूंजी लिखना है। उसके बाद इनको संचय मिलता है उसको लिख लेना है। ख्याति वगैरह बांटने को तो उनको लिख लेना है। लाभ हानि बांटना तो उसको लिख लेना है। अगर ये सब ना हो तो सीधा वसूली से जो लाभ हानि हुआ है, लाभ है तो समाकलन में और हानि हुआ है तो विकलन में। बाकी फिर जोड़ घटा के खेल खत्म। और अगर किसी ने कुछ संपत्ति को लिया तो उसको विकलन में दर्शा देना। अगर किसी साझेदार ने किसी दायित्व का भुगतान किया है तो उसको समाकलन में लिख देना, क्योंकि जो इन्होंने पैसा खर्च किया है वो इनको समाकलन में करके दिखाना होता है, और जो इन्होंने पहले से ले लिया उसको विकलन में दिखाना होता है। अब इसी के साथ अब इसका नियम समझो, रोकड़ और बैंक खाता दोनों एक ही खाते हैं, अलग अलग नहीं है। और जब इसको बनाएंगे तो पहला रूल, जो रोकड़ हमने शुरू में छोड़ दिया था वसूली खाता बनाते समय कि इसको वसूली में मत लिखना, वो संपत्ति में दिया होगा सबसे टॉप में, उसी को उठा करके यहाँ विकलन में पहले लिखना होता है। तो वो मैं आपको बताया था कि 2175 रुपए का है, उसको आपको यहाँ लिखना है रोकड़ बैंक में 2175। तो उसे हम लिखेंगे शेष लाया गया, क्योंकि ये हमारे पास पहले से है 2175। सीरीज पूरा याद रखो क्या क्या लिखते जा रहे हैं। दूसरा आपको लिख लेना है जो वसूली से प्राप्त हुआ रोकड़, जो कि मैंने ऊपर में लिखवाया था कि ये काम आएगा, इसका काम अब आ गया 23,579, ये आपको पहले मिल गया था। तो हम ये लिख लेंगे 79, 80, 89 बाद 90 आता है, गलत 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 सुधार लेना भैया। अब हम बोलेंगे वसूली से प्राप्त, वसूली खाता से 23,579 फिर 80, ये हमें इतना मिल गया। अब बस इन दोनों को जोड़ करके अपने पूंजी खाते रोकड़ खाते का आंसर ला सकते हो। वैसे इसका आंसर देना जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष में आंसर इसका सेम आता है, इक्वल आता है। अब हम समाकलन को देखते हैं। समाकलन में क्या क्या चीजें आती हैं, एक लेनदार को भुगतान किया हुआ पैसा, किसी के ऋण का पैसा और पूंजी खाते के बैलेंस को, इनको हम लिखते हैं समाकलन में। और समापन व्यय को, तो देखो हमने लेनदार को दिया है तो उसको वसूली को बोल के लिखेंगे, वसूली खाता को ब्रैकेट में बता दो कि आपने लेनदार का पैसा यहाँ लिखा है। फिर आप फिर वसूली से लिखेंगे और यहाँ पर को लिखना होता है ना, वसूली खाता को। और यहाँ पर आप बताएंगे कि आप समापन व्यय को लिख रहे हैं। तो लेनदार की राशि कितनी थी, वो थी 8,250 रुपए का, तो हमने लिख लिया 8,250। समापन व्यय कितने के थे, तो समापन व्यय थे 345 का, तो ये हमने लिख लिया 345 रुपए समापन व्यय। फिर इन दोनों भाई साहब का शेष लिख लेना है x और y का, तो हम लिखेंगे एक x के पूंजी खाता को बोल के और दूसरा लिख लेंगे y के पूंजी खाता को। ठीक, ओम भट स्वाहा 9,935 7,224। अब चलिए जोड़ के देखते हैं भाई इतना आता है कि नहीं, दोनों पक्ष में तो सेम अमाउंट आना चाहिए, नहीं आया तो फिर आज कैलकुलेटर को फोड़ देंगे। कुल आंसर आ रहा है 25,754। अब इतना ही इधर आना चाहिए, नहीं आया तो फिर गुस्सा रहेगा। 25,754 21,75 प्लस 23,529 25,754 इधर भी आ गया है एकदम सही। चलो आने फूटने से बच गए। तो ये हुआ हमारा आंसर कंप्लीट। तो आपने समझा पार्टनरशिप अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अघोषित संपत्ति का बंटवारा। कोई भी साझेदार किसी भी संपत्ति को ले सकता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये एक इकलौता क्वेश्चन नहीं है। ऐसे उदाहरण भी आपको 2-3 मिल जाएंगे और इधर भी क्रियात्मक विलय से 3-4 को है। इन सबको बनाइए और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तैयारी कीजिए।
बाकी इसके और भी वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। संबंधित वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना है या आई बटन पर चेक कर लेना है। बाकी समझ में अगर आ गया तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।